यूनिट 1 और यूनिट 2 हम देख चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूनिट 3 पे आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिव प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, तो एक्टिव प्लान करने से क्या मतलब, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक्टिव प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है दैट आर इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। एक प्लान करके जो प्रोजेक्ट के अंदर होने वाला है उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना, टाइमली कंप्लीशन को देखना, इस ये ऑब्जेक्टिव हमारे एक्टिव प्लानिंग की। एक्टिव प्लानिंग से कुछ टास्क आसानी से हो जाते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है वो अचीव हो जाती है। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल एक्टिविटीज़। तो एक स्ट्रक्चर वे में पता चलता है किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस तरह से एक्टिविटीज़ शेड्यूल होंगी, इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट दे आर कंप्लीटेड इन राइट ऑर्डर एंड राइट टाइम। तो एक समय फिक्स हो जाता है कि इसमें और किस समय में क्या होगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प इन एलोकेटिंग रिसोर्स इफेक्टिवली। तो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे इफेक्टिवली और मैनेज करेंगे एक्टिविटीज़ के बीच में, डिपेंडेंसीज बिटवीन एक्टिविटीज़। इट इनेबल प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू क्रिएट अ टाइमलाइन और प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये प्रोजेक्ट का शेड्यूल बना पाए, टाइमलाइन बना पाए, आउटलाइनिंग द स्टार्ट एंड एंड डेट्स फॉर ईच एक्टिविटी इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर टाइमलाइन बन जाती है या स्टार्ट और एंड डेट्स फिक्स हो जाती हैं तो स्टेक होल्डर के साथ आसानी होती है डील फिक्स करने में। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल एक्टिविटीज़। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल पाथ विच आर एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो होनी ही चाहिए उस टाइम में, तभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर जाएगा। इट अलाउज द फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। बेटर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन से ये पॉसिबल कर पाता है। स्टेक होल्डर बाय प्रोवाइडिंग क्लियर टाइमलाइन ऑफ एक्टिविटी, कौन क्या काम करेगा, ये सब करने से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इफेक्टिव एक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कंट्रीब्यूट करता है प्रोजेक्ट को कंट्रोल में लेने के लिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए और प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। सेकंड कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीपीएम बार चार्ट्स एंड जैन चार्ट्स। ठीक है, तो सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम एक नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ देखने के लिए सीपीएम का यूज़ करते हैं। सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक ऐसा नेटवर्क में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो फोकस करती है क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि एक लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी है। मतलब एक के बाद एक डिपेंड, मतलब पहला काम होगा फिर दूसरा होगा, तो इसलिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्ट्स ओवरऑल ड्यूरेशन, ये इट यूजेस अ नेटवर्क डायग्राम, एक नेटवर्क डायग्राम का यूज़ करती हैं एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड द डिपेंडेंसी सीपीएम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको डिटरमाइन करती हैं। स्लैक और फ्लो टाइम ये भी हम देखेंगे। एंड द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। तो अर्लीस्ट जल्द से जल्द, और जो टाइम हमको मिला है स्टार्ट और फिनिश, वो देखने के काम आता है सीपीएम। बार चार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज माइलस्टोन चार्ट्स। कितना माइलस्टोन अचीव हुआ, एक्टिविटीज़ चार्ट्स आर सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। ग्राफिकली शेड्यूल्स को दिखा रहे हैं। दे यूज़ हॉरिजॉन्टल बार्स, जैसे कि नॉर्मल दिखते हैं बार चार्ट्स, ऑन टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड देयर ड्यूरेशन। तो एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी ड्यूरेशन क्या थी। हर बार इज़ पोजिशन अलॉन्ग अ टाइम लाइन, और लेंथ ऑफ बार बताता है कि कितनी वो एक्टिविटी की ड्यूरेशन थी। बार चार्ट्स आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। सीक्वेंस और ड्यूरेशन बताते हैं। आइडेंटिफाइंग ओवरलैपिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज़ ओवरलैप कर रही हैं, एंड प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो हाई हाई लेवल ओवरव्यू दिखता है जो हमारा प्रोजेक्ट के शेड्यूल्स हैं। जेन चार्ट होता है एक हॉरिजॉन्टल बार है, तो यहाँ पे ये भी हॉरिजॉन्टल बार है दैट इलस्ट्रेट प्रोजेक्ट शेड्यूल। दे डिस्प्ले एक्टिविटीज इज बार अलॉन्ग अ टाइम लाइन। तो ये टाइम लाइन के साथ एक्टिविटीज़ दिखाते हैं विद द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, कितनी देर तक वो एक्टिविटी चलेगी। जेन चार्ट ऑल्सो शो डिपेंडेंसीज बिटवीन एक्टिविटी थ्रू लिंकिंग एरोज। तो ये एरोज के थ्रू भी दिखाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से डिपेंड कर रही हैं एक्टिविटीज़। दे प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, स्टार्ट एंड डेट, माइलस्टोन, डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। जेन चार्ट आर वाइडली यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, और प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करती हैं प्रोग्रेस ट्रैक करने में, एलोकेट रिसोर्स करने में, एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिले या बॉटलनेक जो है। कुछ इस तरह से जेन चार्ट दिखता है और सीपीएम चार्ट दिखता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, कि सीपीएम में देखो एनालाइज कर रहे हैं, फिर डिज़ाइन, और उसमें डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट 3 के बाद आएगा, और चौथा जो है डेवलपमेंट है, फिर मैनुअल टेस्टिंग के बाद आता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, फिर ट्रेनिंग, फिर डॉक्यूमेंटेशन।
फिर पायलट और उसके बाद डिप्लॉय। गैंट चार्ट में छोटा छोटा दिख रहा है मगर उसमें डेट के बेसिस पे किसको क्या काम करना है वो दिख रहा है। नोट CPM फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ एंड एनालाइजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ठीक है, क्रिटिकल पाथ देखने के काम आता है और प्रोजेक्ट टाइमलाइन को एनालाइज करना है। बार चार्ट प्रोवाइड हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन, क्या एक्टिविटी है क्या ड्यूरेशन। जेन चार्ट जो है ज़्यादा डिटेल व्यू ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड डिपेंडेंसी बताता है अगर हम इन शॉर्ट की बात करें। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल AOA और AON, इसके बारे में तो नेटवर्क प्लानिंग मॉडल सच एज एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड आर टेक्निक यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए AOA फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज़ विद एरो एंड इवेंट्स विद नोड्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिविटी ऑन एरो AOA, तो ये फोकस करती है एक्टिविटीज़ को एरो के साथ रिप्रेजेंट करने में एंड इवेंट्स को नोड के साथ। और AON रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी विद नोड्स और शो डिपेंडेंसीज विद एरो। बोथ मॉडल एड इन एनालाइजिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल, आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एंड मैनेज प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी इफेक्टिवली। और दोनों मॉडल को डिस्कस करा हुआ है यहाँ पे। एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो द एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। तो जैसे कि पता जा रहा है कि एरोज के ऊपर एक्टिविटी दिख रही है, तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है एरो को, या एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिविटी को और नोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवेंट और माइलस्टोन को। एरो डिपिक्ट एक्टिविटीज एंड देयर डिपेंडेंसी, और उनकी डिपेंडेंसी को डिपिक्ट करते हैं विद द टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट इवेंट एंड द हेड रिप्रेजेंटिंग द फिनिश इवेंट। द लेंथ ऑफ एरो डज नॉट रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो लेंथ ऐसा नहीं है कि एरो की लेंथ ज़्यादा होगी तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। इंस्टेड इट शो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, कि लॉजिकली किसके बाद क्या सीक्वेंस होने वाला है। ए प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ओवरफ्लो वर्कफ्लो एंड अलाउ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट लॉजिकल डिपेंडेंसी एंड क्रिटिकल पाथ। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है प्रोजेक्ट वर्कफ्लो का और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट लॉजिकल डिपेंडेंसी, कि एक दूसरे से क्या डिपेंडेंसी है। तो इट इज़ कॉमनली यूज इन PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके बारे में हम देखेंगे कि हम AOA का यूज़ करते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक डायग्राम्स में, कि हम प्रोजेक्ट के शेड्यूल और कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ क्रिटिकल पाथ क्या क्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 के ऊपर ABCD दिख रहा है, तो इस तरह से AOA यानी एक्टिविटीज़ ऑन एरो दिख रही हैं, तो ABCD एक्टिविटीज़ हैं और 1 2 3 4 इवेंट्स हैं। एक्टिविटी ऑन नोड, तो यहाँ पे एक्टिविटी रिप्रेजेंट होती है नोड पे और एरो रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंसी क्या है। यहाँ देखो स्टार्ट में, अभी आते हैं नीचे, द नोड रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड फिनिश इवेंट ऑफ एक्टिविटीज़। नोड जो है वो बताते हैं स्टार्ट कब हुआ फिर एंड कब हुआ, और द एरो शो द लॉजिकल रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटी। एरो से डिपेंडेंसी पता चलती है। द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद कॉरस्पॉन्डिंग नोड, तो उस नोड के बेसिस पे ये ड्यूरेशन पता चलेगी। AON इज़ वाइडली यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरेशन और डिपेंडेंसी। इट अलाउज फॉर ईजियर कैलकुलेशन इन क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशन, स्लैक फ्लो टाइम की कैलकुलेशन और रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ देखो स्टार्ट से लेके एंड तक जा रहा है, उसके बाद A से करे डिपेंडेंट है D और E, और उसके बाद G इंडिपेंडेंट ऑफ E है तो D से ही डिपेंड कर रहा है, ऐसे करके एंड होता है। डिस्क्राइब फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास टेक्निक इन नेटवर्क प्लानिंग। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास टेक्निक आर यूज्ड इन नेटवर्क प्लानिंग टू डिटरमाइन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, ES बोलेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। देखिए ये सब इसको डिनोट कर रहे हैं हम ES यानी अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश EF, लेटेस्ट स्टार्ट LS और लेटेस्ट फिनिश LF ऑफ द एक्टिविटी विद इन अ प्रोजेक्ट। इन टेक्निक्स को डिफाइन करा गया है कि फॉरवर्ड पास क्या होता है। फॉरवर्ड पास स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट इवेंट, जब प्रोजेक्ट शुरू होता है एंड प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड थ्रू नेटवर्क डायग्राम, और नेटवर्क डायग्राम के थ्रू फॉरवर्ड होता है जिससे वो ES और EF हर एक्टिविटी का निकाल पाते हैं, यानी कितना वो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, अर्लीस्ट फिनिश कब होगा। ES ऑफ एन एक्टिविटी इज़ द मैक्सिमम ऑफ EF, यानी अर्ली स्टार्ट जो होगा वो मैक्सिमम, अगर हम पिछले वाले का यानी इमीडिएट प्रीडिसेसर का अर्लीस्ट फिनिश देखेंगे तभी हम बता पाएंगे अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा। तो ये पॉसिबल टाइम एक्टिविटी जब स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? उससे पहले वाले जैसे ही फिनिश होगा अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो अर्लीस्ट अगर फिनिश होता है तो
अर्लियर स्टार्ट हो जाएगी। द ई एफ ऑफ एन एक्टिविटी इज द सम ऑफ इट्स ई एस एंड इट्स ड्यूरेशन। जो अर्लियस्ट फिनिश होगा वो उसका अर्लियर स्टार्ट और कितना ड्यूरेशन तक वो चला उन सब का सम होगा, इंडिकेटिंग द अर्लिएस्ट पॉसिबल टाइम एक्टिविटी कब फिनिश होगी। द फॉरवर्ड पास कंटिन्यू अंटिल द अर्लिएस्ट स्टार्ट एंड अर्लिएस्ट फिनिश आर कैलकुलेटेड। तो फॉरवर्ड पास चलता रहता है जब तक ये कैलकुलेट हो जाते हैं सारी एक्टिविटीज़ के, रीचिंग टू द प्रोजेक्ट फिनिश इवेंट। तो प्रोजेक्ट के फिनिश इवेंट तक पहुँचने के लिए फॉरवर्ड पास हम करते हैं। बैकवर्ड पास क्या होता है? बैकवर्ड पास स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट फिनिश इवेंट, यानी पीछे से शुरू होता है एंड प्रोग्रेसेस बैकवर्ड थ्रू नेटवर्क डायग्राम कैलकुलेटिंग एल एस एंड एल एफ फॉर ईच एक्टिविटी। तो जैसे लास्ट स्टार्ट और लास्ट फिनिश निकालने के लिए हम बैकवर्ड पास का यूज़ करेंगे, तो वो पीछे से शुरू होगा फिनिश इवेंट से। द लास्ट लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द मैक्सिमम ऑफ एल एस इज ऑफ द इमीडिएट सक्सेसर। तो उससे बाद वाले, ठीक है, उनका जो लेटेस्ट स्टार्ट जो होगा वो अगर उनमें से मिनिमम देखा जाए तभी हमें पता चलेगा कि उसके पहले वाला जो एक्टिविटी है वो कब फिनिश हुआ है। तो लेटेस्ट फिनिश निकाल सकते हैं हम अगर हम सक्सेसर एक्टिविटीज़ का लेटेस्ट स्टार्ट देख सकें मिनिमम, रिप्रेजेंटिंग द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एक्टिविटी कैन फिनिश विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटीज डिफरेंस बिटवीन इट्स लेटेस्ट फिनिश एंड इट्स ड्यूरेशन। तो लेटेस्ट स्टार्ट निकालना है तो वो क्या है, डिफरेंस है कि वो लेटेस्ट फिनिश एंड इट्स ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन है, इन दोनों क्या डिफरेंस है। इंडिकेटिंग लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है बिना डिले करे। बैकवर्ड पास कंटिन्यू अंटिल लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश आर कैलकुलेटेड। तो जब तक ये कैलकुलेट नहीं हो जाते हैं सारी एक्टिविटी के और रीचिंग टू प्रोजेक्ट के स्टार्ट इवेंट पे ना पहुंच जाए। तो बाय परफॉर्मिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विद जीरो स्लैक और फ्लो टाइम। तो वो क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं कि बिना रुके एक्टिविटीज़ कैसे चलेंगी, मीनिंग एनी डिले इन दिस एक्टिविटी विल डायरेक्टली इम्पैक्ट। और अगर किसी एक्टिविटी में डिले होता है, क्रिटिकल पाथ में कि एक्टिविटी में डिले होता है, तो प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन इफेक्ट हो जाएगी। और ये टेक्निक हेल्प करती है शेड्यूल एनालिसिस, रिसोर्स एलोकेशन में, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और टाइमली प्रोजेक्ट हमारा हो जाए इसमें। हाँ, तो हम क्रिटिकल पाथ की बात कर रहे थे, तो अब क्वेश्चन आता है क्रिटिकल पाथ होता क्या है एक प्रोजेक्ट शेड्यूल में और ये कैसे डिटरमाइन होता है। तो क्रिटिकल पाथ इन अ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी, जैसे स्ट्रीक मेंटेन करते हैं, ठीक है, आज ये काम कल ये काम, तो बिना पॉज के चलने वाला सीक्वेंस दैट डिटरमाइन द मिनिमम टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो डिफाइन हो रखा है। तो इट रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ एक्टिविटी, अगर डिले होती हैं तो वो प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन में इफेक्ट करेंगी। तो डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, कुछ स्टेप्स यूज़ करे जाते हैं। पहला है नेटवर्क डायग्राम। हम क्रिएट करते हैं नेटवर्क डायग्राम को कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकें और उनकी डिपेंडेंसीज देख सकें। और डायग्राम वो एक्टिव ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन नोड या एक्टिविटी ऑन एरो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक्टिविटी ड्यूरेशन, डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट। हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन बताता है। इट कैन बी एस्टिमेट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये एक एक्टिविटी कितना टाइम लेती है, ये हिस्टोरिकल डेटा पे देखा जा सकता है कि पहले इस काम के लिए कितना टाइम लगा था। एक्सपर्ट जजमेंट, या फिर एक्सपर्ट जजमेंट के बेसिस पे देख सकते हैं, या अदर एस्टिमेशन टेक्निक या कोई और टेक्निक का यूज़ करके। फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास बता दिया है, क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए ये भी काम आते हैं। परफॉर्म फॉरवर्ड पास थ्रू नेटवर्क डायग्राम, जो नेटवर्क डायग्राम बनाया है उसमें फॉरवर्ड पास करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट इवेंट। स्टार्ट इवेंट से शुरू हो जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हर एक एक्टिविटी का, सारी डिपेंडेंसी और ड्यूरेशन को कंसिडर करके। फिर अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी इज द मैक्सिमम ऑफ अर्लीस्ट फिनिश ऑफ इट्स इमीडिएट प्रीडिसेसर। ठीक है, उससे पहले पहले वाले का अगर अर्लीस्ट स्टार्ट निकालना है तो उससे पहले वाले का अर्लीस्ट फिनिश देखना पड़ेगा कि वो जैसे ही फिनिश करेगा उसके बाद ही तो हमारा स्टार्ट होगी एक्टिविटी। तो वाइल द ई एफ इज़ द सम ऑफ ई एस एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो अर्लीस्ट फिनिश जो होता है सम होता है अर्लीस्ट स्टार्ट और एक्टिविटी ड्यूरेशन का। बैकवर्ड में क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट फिनिश इवेंट, और कैलकुलेट करना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो हमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करना है हर एक्टिविटी का, सारी डिपेंडेंसी और ड्यूरेशन को कंसिडर करते हुए। तो लेटेस्ट फिनिश
ऑफ द एक्टिविटीज़ द मिनिमम LS, ठीक है, मिनिमम LS लेटेस्ट स्टार्ट मिनिमम ऑफ द इमीडिएट सक्सेसर। आने वाले का जो मिनिमम जो स्टार्ट है वो तभी हो पाएगा जब हमारा ये एक्टिविटी फिनिश हो रखी होगी, अगली एक्टिविटी स्टार्ट तभी होगी जब ये फिनिश होगी। तो इसलिए हम लेटेस्ट फिनिश निकालने के लिए हम मिनिमम देखते हैं कि अगली एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट क्या है। तो लेटेस्ट स्टार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट फिनिश एंड एक्टिविटी ड्यूरेशन। स्लैक और फ्लोट कैलकुलेशन, कैलकुलेट द स्लैक और फ्लोट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। क्रिटिकल पाथ की जो टेबल बनती है उसमें ये कॉलम्स भी होते हैं कि हम स्लैक और फ्लोट टाइम निकाल रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। तो ऐसा बफरिंग टाइम मतलब जहाँ पे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट ना हो और एक्टिविटी डिले हो सकती है और चांसेस हों। स्लैक इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन LS एंड ES और LF एंड EF, इन में से दो का डिफरेंस, या तो अर्लीस्ट स्टार्ट का कर दो और लेटेस्ट स्टार्ट का, इनका डिफरेंस, या लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट फिनिश का डिफरेंस। आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विद जीरो स्लैक और फ्लोट टाइम। तो ऐसी एक्टिविटी जिनमें ज़ीरो स्लैग और फ्लो टाइम हो, यानी उन एक्टिविटीज़ को डिले नहीं करा जा सकता बिल्कुल भी, ज़ीरो हो, तो दीज एक्टिविटीज़ आर ऑन द क्रिटिकल पाथ, तो वो क्रिटिकल पाथ होती हैं। द क्रिटिकल पाथ रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड डिटरमाइन द प्रोजेक्ट मिनिमम कंप्लीशन टाइम। कम से कम कंप्लीशन टाइम जो लगेगा प्रोजेक्ट में वो क्रिटिकल पाथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक क्रिटिकल पाथ ये दिख रहा है, टास्क 1 2 3, 3 टास्क विद 50 मंडेज ऑफ वर्क ईच। ठीक है, अगर तुम एक शीट में देखेंगे, क्रिटिकल पार्ट 2 हमारा टास्क 4 से लेके 8 तक है। फर्स्ट टास्क विद 10 मंडेज ऑफ ईच वर्क, फाइनल प्रोजेक्ट माइलस्टोन है। अपार्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी रिलेशन अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन क्रिटिकल पाथ, कितना काम करना है। तो बाय आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन फोकस ऑन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग दिस एक्टिविटी क्लोजली। तो क्रिटिकल पाथ अगर हमें पता होगा तो हमें अपनी डायरेक्शन पता है, तो इंश्योर दे आर कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर समझना है, तब अप्रोच करना है। एनी डिले इन द एक्टिविटीज़ ऑन द क्रिटिकल पाथ विल डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का ओवरऑल शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, डिस्कस रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर RBS एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट क्या होता है और RBS स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और प्रोसेसेस के बारे में बात करनी है। रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क। जो रिस्क हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई, उनका पता लगाना, उनको ठीक करना और किस तरह से रिस्क को क्लियर करा जा सकता है, दैट कुड इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट एंड तक सब कुछ वो डिफाइन करता है और कौन क्या काम करेगा, कितनी जल्दी होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट हेल्प प्रोजेक्ट टीम प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस रिस्क टू मिनिमाइज द देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। तो उनके इम्पैक्ट का पता लगाना या रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और इन चीज़ों को एड्रेस करना। RBS रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ अ हायरार्कियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, कि प्रोजेक्ट में क्या रिस्क आ सकते हैं। इट कैटेगराइज रिस्क इनटू वेरियस लेवल अलाउइंग फॉर अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो जो अंडरस्टैंड करना, अलग अलग लेवल्स पे कैटेगराइज कर रहे हैं रिस्क को, जैसे कि हम अच्छे समझ पाए कि रिस्क कहाँ आ सकता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिस्क एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम ब्रॉड कैटेगरी टू स्पेसिफिक रिस्क इवेंट। तो वो जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमें अलग अलग लेवल्स पे पता चलता है कि रिस्क कहाँ आ सकता है। तो कैटेगरीज मिल रही हैं और इवेंट्स के बेसिस पे भी देख सकते हैं। RBS टिपिकली इंक्लूड कैटेगरी जैसे कि टेक्निकल रिस्क होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, शेड्यूल रिस्क या कॉस्ट रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है कुछ स्टेप्स को जो आइडेंटिफाई, एसेस और मैनेज करते हैं रिस्क को। पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करेगी जो रिस्क हैं बाय कंडक्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड रिव्यूइंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, सेशंस लगाना, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा, पहले क्या गड़बड़ हुई थी, इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स, साथ में रखना स्टेक होल्डर्स को। रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम प्रोजेक्ट लेवल रिस्क टू टास्क लेवल रिस्क। ये प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का टास्क यानी हर एक टास्क का आइडेंटिफिकेशन करना। रिस्क असेसमेंट होता है, वंस रिस्क आर आइडेंटिफाई दे नीड टू बी असिस्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। क्या चांसेस है ऐसे रिस्क होने के और क्या इम्पैक्ट होगा उनके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड कैन बी यूज टू एसेस रिस्क, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, रिस्क स्कोरिंग या मॉन्टे कार्लो स्टिमुलेशन। ये कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क असेसमेंट में काम आती हैं। रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है। आफ्टर असेसिंग रिस्क दे आर प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन देयर सीवियरिटी एंड इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पे प्रायोरिटाइज करते हैं। रिस्क विद हायर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट आर गिवन मोर अटेंशन एंड प्रोबेबिलिटी फॉर मिटिगेशन। तो रिस्क की क्या प्रायोरिटाइजेशन है कि पहले तो हम असेस कर देंगे रिस्क को, उसके बाद उनकी सीवियरिटी के बेसिस पे उनको इंपॉर्टेंस देंगे। जितना सीवियर रिस्क जा सकता है, रिस्क विद हायर प्रोबेबिलिटी जो चांसेस ज़्यादा है और इम्पैक्ट जिसका ज़्यादा है, आर गिवन मोर अटेंशन। और उसके बाद लास्ट में रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब हमें उसको रिजॉल्व करना है। इन्वॉल्व डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन टू रिड्यूस लाइकलीहुड और इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक है, उनके इम्पैक्ट को कम करना। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है। ट्रांसफ़र करना या रिड्यूस करना या एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करके फिर पहले से ही स्टेक होल्डर से बात हो जाएगी कि यहाँ दिक्कत है। और इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन प्लान आर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस ईच आइडेंटिफाइड रिस्क। तो ये मेजर्स को देखना पड़ेगा जिससे कि हम मिटिगेट कर सकें, प्लान्स बना सकें। फिर है रिस्क कंट्रोल और मॉनिटर करना। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल रिस्क आर कंटिन्यूसली मॉनिटर टू ट्रैक देयर स्टेटस। और जैसे प्रोजेक्ट चलता रहता है रिस्क का स्टेटस भी देखा जाता है और इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर। उनको कंट्रोल करने के मेजर्स लिए जाते हैं। रिस्क रेगुलर रिस्क असेसमेंट आर कंडक्टेड। एनी न्यू रिस्क और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रिस्क देखा जाते हैं। कॉन्टीजेंसी प्लान्स आर ऑल्सो डेवलप टू एड्रेस अनफोर्सीन रिस्क दैट मे अराइज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। रिस्क कम्युनिकेशन ये रिस्क मैनेजमेंट का वाइटल रोल प्ले करता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम्स नीड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट रिस्क इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे आने वाले रिस्क के बारे में पहले ही बात हो जाए। इंश्योरिंग दैट दे आर अवेयर ऑफ पोटेंशियल रिस्क, उनको क्लियर रहेगा क्या पोटेंशियल रिस्क है, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी और उनके रोल भी क्लियर रहेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने देखा था पीएम इलस्ट्रेटर, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा है। टेक्निकल क्या हो सकता है, स्कोप, टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिक्रूटिंग, ऑपरेशन। उस कमर्शियल में सप्लायर, वेंडर, प्रोक्योरमेंट और सब कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल में एक्सचेंज रेट, कंपटीशन और रेगुलेटरी। ये कुछ रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। बाय फॉलोइंग सिमेंटिक सिस्टमैटिक रिस्क एनालिसिस एंड मेजरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोजेक्ट टीम कैन प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल रिस्क। तो आने वाले रिस्क को देख सकती हैं अगर हम रिस्क एनालिसिस बढ़िया से करें। मिनिमाइजिंग देयर इम्पैक्ट, उनको कम भी कर सकती हैं ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस और इन्हांस करेगी प्रोजेक्ट के आउटकम को। सेवन्थ आ जाता है कि हाउ इज शेड्यूल रिस्क इवेलुएटेड यूजिंग पर्ट टेक्निक। पर्ट मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ पे हम शेड्यूल रिस्क इवेलुएटेड, हम शेड्यूल रिस्क इवेलुएशन करते हैं पर्ट में, जहाँ पे हम अनसर्टेनिटीज़ या प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में जो इफेक्ट करेंगी इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अब पर्ट प्रोवाइड प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। पर्ट एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम इस चीज़ों को एस्टिमेट कर पाएँ और जो भी वेरिएबिलिटी या प्रोजेक्ट में आने वाली अनसर्टेनिटी है उन सबको कंसिडर करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन की टेक्निक लिखी हुई है। पहला एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन। ईच प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन, TM, यानी यहाँ नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा। ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन TO, ओ नीचे आएगा, तुम समझ रहे होगे। पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन। तो अभी हम एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट कर रहे हैं, तो पहले तो मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन, उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन, उसके बाद पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन। तो दीज एस्टिमेट्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट, हिस्टोरिकल डेटा एंड पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस। इनके बेसिस पे ये लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कैलकुलेशन क्या कैसे होती है कि TE जो होता है, E जो है वो सबस्क्रिप्ट में है, ऑफ एन एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला कि TE इज इक्वल्स टू TO, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन प्लस 4TM, यानी मोस्ट लाइकली को 4 टाइम्स लिया है, प्लस TP यानी पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन को डिवाइड करेंगे 6 से। तो ये एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का फार्मूला है। फिर वेरिएंस कैलकुलेट होती है, सिग्मा स्क्वायर। द वेरिएंस ऑफ एन एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP माइनस TO बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्रिटिकल पाथ डिटर्मिनेशन। क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइंड बाय आइडेंटिफाइंग लॉन्गेस्ट पाथ। जो लॉन्गेस्ट पाथ है एक्टिविटीज़ का, कंसिडरिंग देयर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, उनकी ड्यूरेशन वो कितना देर में ख़त्म होगा ये देखने के लिए
क्रिटिकल पाथ डिटर्मिनेशन, अब क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करेगा लॉन्गेस्ट पाथ जो एक्टिविटीज़ लेंगी और उनकी क्या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन रहेगी। क्रिटिकल पाथ रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कलेक्टिवली हैव द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो जिनका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है हमारे प्रोजेक्ट में, उन एक्टिविटीज़ को एक साथ रखना कलेक्टिवली। शेड्यूल रिस्क एनालिसिस, टू इवैल्यूएट शेड्यूल्ड रिस्क PERT uses the concept of standard deviation sigma of the project duration which is square root of sum of variance along the critical path। तो हमने वेरियंस तो निकाल ही रखा है, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करता है कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है प्रोजेक्ट शेड्यूल में। फिर है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। पर टेक्निक allows for calculation of probability of completing project with a specific time frame। पर टेक्निक क्या अलाउ करती है कि हम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा टाइम फ्रेम के अंदर हो जाए बाय अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अप्लाइड टू एस्टिमेट द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बस वैल्यूज फिल करनी होती हैं, ये चीज़ें फीड होती हैं। शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, हम शेड्यूल को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड ड्यूरेशन लगी है या कितना रिस्क है, उनके बेसिस पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या एक्टिविटीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, रिसोर्स डाल सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स को। तो बाय एम्प्लॉइंग द PERT टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, कैन बी इन्फॉर्म डिसीजन टू मैनेज एंड मिटिगेट जो शेड्यूल में रिस्क है। और प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ PERT हेल्प इन असेसिंग द लाइवलीहुड ऑफ मीटिंग डेडलाइंस। डेडलाइंस को हेल्प मीट कर सकते हैं, किस तरह से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है डेडलाइंस मीट हो जाए, एंड इनेबल इफेक्टिव प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। अगला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एक्टिव प्लानिंग एक्टिविटी प्लानिंग इन प्रोजेक्ट शेड्यूल, और डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी प्लानिंग तो किसको रिफर करती है कि हमें आइडेंटिफाई और डिफाइनिंग द स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ऐसे टास्क या ऐसी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है। ये इन्वॉल्व करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स एंड डिटरमाइनिंग द लॉजिकल सीक्वेंस इन विच दीज एक्टिविटीज़ नीड टू बी परफॉर्म्ड। कि सीक्वेंस में एक्टिविटी परफॉर्म होगी, या ऑन द अदर एंड अ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज अ टाइम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। तो ये शेड्यूल क्या है, टाइम के बेसिस पे पता चल जाए कि शोइंग देयर स्टार्ट और एंड डेट्स, डिपेंडेंसी और क्या ड्यूरेशन है। सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग एक्टिविटी क्या क्या इन्वॉल्व करता है कि पहले तो ऑर्डर इन विच द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड एंड असेसिंग अप्रोप्रिएट स्टार्ट एंड एंड डेट्स। यहाँ पे कुछ पहला है कि सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़, किस तरह से एक्टिविटी सीक्वेंस होंगी, इन्वॉल्व करता है स्टैब्लिशिंग द लॉजिकल रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटीज़। क्या रिलेशनशिप है, क्या डिपेंडेंसी है। दे डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस स्मूथली। किस ऑर्डर में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली चले। तो 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है। पहला है फिनिश टू स्टार्ट, एक्टिविटी बी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एक्टिविटी ए फिनिश। ये काफ़ी दिक्कत का काम है कि ए कंप्लीट होना पड़ेगा बी स्टार्ट होने के लिए, या स्टार्ट टू स्टार्ट एक्टिविटी बी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन एक्टिविटी ए स्टार्ट। ऐसी डिपेंडेंसी भी होती है कि ए और बी एक साथ स्टार्ट होंगी। फिनिश टू फिनिश यानी एक्टिविटी बी कैन फिनिश ओनली व्हेन एक्टिविटी ए फिनिश, या दोनों ही एक टाइम पे फिनिश होंगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है, सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है। बाय डिफाइनिंग दिस डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन स्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी और आइडेंटिफाई करेगा कंस्ट्रेन और प्री रिक्वेस्ट को दैट मस्ट बी फुलफिल बिफोर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये सब कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमारे एक टास्क स्टार्ट होने में क्या क्या चीज़ें डिपेंडेंसीज हैं। शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़, शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व करता है, असाइनिंग स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ ईच एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेटेड ड्यूरेशन। तो एक्टिविटीज़ को असाइन करते हैं स्टार्ट और एंड डेट, तो उनकी ड्यूरेशन डिपेंडेंसी और रिसोर्सेज के बेसिस पे करते हैं। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टाइम लाइन फॉर द प्रोजेक्ट एंड इंश्योर द एक्टिविटीज़ आर एग्जीक्यूटेड इन टाइमली मैनर। सेवरल टेक्निक्स हैं। पहला है क्रिटिकल पाथ मेथड, हम देख चुके हैं। ये मेथड डिटरमाइन करता है लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एक्टिविटी जो कि क्रिटिकल पाथ कहलाता है, और पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को डिटरमाइन करता है। एक्टिविटीज़ ऑन क्रिटिकल पाथ है जीरो फ्लोट और स्लैक, यानी कोई बीच में गैप नहीं आ सकता। मीनिंग एनी डिले इन दिस एक्टिविटी विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। बार चार्ट, जैन चार्ट देख चुके हैं। बार चार्ट विजुअली रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड डेट्स ऑफ एक्टिविटी इन हॉरिजॉन्टल बार्स ऑन अ टाइमलाइन, और वो क्लियर ओवरव्यू देते हैं ट्रैक करने में पोटेंशियल डिलेज क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT एक
प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक है दैट कंसीडर द अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो ऐसी अप्रोच प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक जो कि अनसर्टेनिटी बता पाएगा या क्या दिक्कतें आ सकती है एक्टिविटी के ड्यूरेशन में। दे यूज 3 एस्टीमेट, पहला ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड एस्टीमेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये हाई ऑर्डर परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम। बाय केयरफुल सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि किस तरह से रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होंगी और प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा सक्सेसफुली। नाइन्थ है कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है प्रेसिडेंस नेटवर्क, सीपीएम और पर्ट को। तो प्रेसिडेंस नेटवर्क, सीपीएम, पर्ट आर ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ये तीनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है जो कि प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मैनेज करने के काम आती है। प्रेसिडेंस नेटवर्क देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ऑन नोड बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एज नोड एंड देयर डिपेंडेंसीज एज डायरेक्टेड एरोज। तो ये एक्टिविटीज़ को नोड पे और एरोज में क्या डिपेंडेंसीज दिखाती हैं। इट फोकसेज ऑन लॉजिकल रिलेशनशिप एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़, क्या रिलेशन है, क्या सीक्वेंस है, अलाउइंग फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी डिपेंडेंसीज। प्रेसिडेंस नेटवर्क आर कॉमनली यूज इन मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। ये नेटवर्क मॉडर्न जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी यूज़ होता है। इट प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और उनके डिपेंडेंसी, जैसे कि क्रिटिकल पाथ और एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करने में आसानी हो। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है जो कि क्रिटिकल पाथ बताता है, जो कि एक होता है लॉन्गेस्ट पाथ जिसपे ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी जो एक दूसरे पे डिपेंड रहता है एक प्रोजेक्ट के अंदर। इट फोकसेज ऑन कैलकुलेटिंग अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। इसी से हम अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम देख सकते हैं, टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। CPM यूजेज डिटर्मिनिस्टिक एस्टिमेट्स फॉर एक्टिविटी ड्यूरेशन इन अज्यूमिंग फिक्स्ड एंड नॉन ड्यूरेशन। तो ये कितना एक्टिविटी ड्यूरेशन होगी और अज्यूम करते हैं फिक्स्ड और नॉन ड्यूरेशन को। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज दैट आर क्रिटिकल टू अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल है प्रोजेक्ट के लिए, अलाउइंग प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्रायोरिटाइज देम टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। पर्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो इनकॉर्पोरेट करते हैं अनसर्टिनिटी या वेरिएबिलिटी हो सकती है एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन में। तो ये यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एस्टीमेट, जो कि पहले तीसरी बार बता रहे हैं हम, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। बट प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच बाय कंसिडरिंग रेंज ऑफ पॉसिबल ड्यूरेशन, रेंजेस ले सकते हैं कि इतना टाइम लग सकता है फॉर एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग फॉर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो ये हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज दैट हैव हाई वेरिएबिलिटी एंड में इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट ओवरऑल ड्यूरेशन। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें ज़्यादा दिक्कत है और इम्पैक्ट कर सकती हैं ड्यूरेशन में। कंपैरिजन देखें तो प्रेसिडेंस नेटवर्क एंड CPM आर डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, डिटरमाइन करी जा सकते हैं। पर्ट जो है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं, मतलब ऐसे चांसेस नज़र आते हैं। प्रेसिडेंस नेटवर्क एंड पर्ट कंसीडर अनसर्टेनिटी एंड डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटी, जबकि CPM फिक्स ड्यूरेशन को कंसिडर करता है। प्रेसिडेंस नेटवर्क एंड CPM फोकस ऑन फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ, whereas PERT provide a range of duration and estimate project completion time। ये तो प्रेसिडेंस नेटवर्क और CPM क्रिटिकल पाथ फाइंड करता है, PERT में ऐसा कुछ नहीं होता, वो रेंज ऑफ ड्यूरेशन देखते हैं और कितना टाइम कंप्लीशन में होगा। प्रेसिडेंस नेटवर्क विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है, CPM और PERT जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं। CPM इज़ वाइडली यूज फॉर शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, और PERT इज़ ऑफन यूज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद हाईली अनसर्टेनिटी। तो प्रेसिडेंस नेटवर्क प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी डिपेंडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंस नेटवर्क में हम विजुअल देखते हैं क्या एक्टिविटी से क्या डिपेंडेंसी है। CPM फोकस ऑन डिटरमाइनिंग क्रिटिकल पाथ, CPM से क्रिटिकल पाथ पता चलता है विद फिक्स ड्यूरेशन, और PERT बताता है प्रोबेबिलिस्टिक एस्टीमेट फॉर अकाउंटिंग अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको यहाँ पे समराइज कर दिया। तो द चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट कैरेक्टर, प्रोजेक्ट का कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी, और ऐसे बोलते हैं प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट के कैरेक्टर पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे और क्या अनसर्टेनिटी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड इट्स रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। तो यूनिट 3 में यही सब है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, PERT कैसे यूज़ होता है रिस्क असेसमेंट में। तो रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्क विद इन अ प्रोजेक्ट। तो क्या रिस्क है उसको हायरार्किकली दिखाएंगे। इट इज़ अ टूल यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई
कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, जो रिस्क हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे कि RBS ऑर्गेनाइज रिस्क इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अलाउइंग प्रोजेक्ट टीम्स टू सिस्टमैटिकली एनालाइज कर सके और मैनेज कर सके रिस्क को जो भी प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। तो RBS का क्रूशियल रोल क्या है? पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर कैटेगराइज करना, फिर एनालाइज करना, फिर रिस्पॉन्स प्लानिंग करना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिकेट करना, रिपोर्ट करना, और देयरफॉर RBS इज़ अ वैल्यूएबल टूल इन रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू रिस्क। ये प्रमोट करता है प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है, इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को और ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन यूनिट 3 जो पूरी यूनिट में कवर करते हैं, ठीक है।